नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। देश में जब लोग खेती किसानी के मुद्दों को खास तौर से जो देश में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, और देश में जो 3 कृषि कानून का जो मुद्दा उछला हुआ है, साथ में उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हो रहे हैं खेती किसानी के क्षेत्र में, जिसमें एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है खेती में टेक्नोलॉजी, तकनीक और डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। उसकी तरफ किस तरह से सरकार बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि इस तरीके से हम किसानों को कई अहम पड़ावों पर उनकी मदद कर सकते हैं, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी के तहत ताज़ा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कुछ 100 गाँव में, देश भर के 6 राज्यों में 100 गाँव में डेटा कलेक्शन किया जाएगा, उसी आधार पर कि किसानों को उनकी तमाम दिक्कतों से निजात दिलाया जा सके। आखिर जो ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, जो कलेक्शन हो रहा है, उसमें एग्री स्टैक बनाए जा रहे हैं। क्या है ये एग्री स्टैक, किस तरह से ये फंक्शन करता है, क्या है इसके मकसद, किस तरह की संभावनाएं। जैसे कहते हैं कि किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जो टूल है वो हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल के दोनों प्रोस और कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। तो हमें किसकी ओर आगाह करना है किसानों को, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और सुझावों को सामने रखेंगे। हमारे खास 2 मेहमान हैं आज हमारे साथ हैं। अजय वीर झाकड़ जी, जो कि चेयरमैन हैं भारतीय कृषक समाज के। हेलो सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। और दूसरे हमारे साथ हैं रोहिन गर्ग, जो कि पॉलिसी काउंसिल हैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहिन जी, सीधे समझना चाहूँगी कि ये एग्री स्टैक क्या है, इसका क्या मकसद है, और सरकार की तरफ से जो ये MOU साइन हुआ है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ, इसके क्या तार इससे भी जुड़े हैं। पूरी बात समझाएं दर्शकों के लिए। शुक्रिया अनिका जी। तो देखिए, एग्रीस्टैक ये डेटाबेस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एक ढांचा है जो केंद्रीय सरकार ने प्रपोज किया है। उनका ये मानना है कि इससे कुछ मसले हैं, जैसे लोन ना मिलना, ना या फसल में काफी फसल बेकार जाना, जो वो इन सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हल करना चाहते हैं। अब एग्री स्टैक में क्या होगा कि हर किसान को जैसे एक आधार मिलता है, हर किसान को एक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जो फार्मर्स आइडेंटिटी होगा, और फिर उसके अंदर उनका जो भी सारा डेटा लिंक किया जाएगा। अब क्या क्या डेटा लिया जाएगा, चार किस्म का डेटा ब्रॉडली लिया जाएगा। वो है उनके खुद किसानों के बारे में डेटा, नाम, उनके घर में कितने लोग हैं, आधार कार्ड, उनका किसान क्रेडिट कार्ड नंबर है। फिर उनकी जो जो जमीन है उसके बारे में डेटा, तो मतलब उसका साइज कितना है, उसके ये कोई कैडेस्ट्रल सैटेलाइट वाले जो मैप्स हैं, वहाँ के जियोग्राफिक कंडीशंस क्या है। फिर उनकी जो प्रोडक्शन डिटेल्स है, जैसे मतलब जो भी क्या क्या फसल उधर उगाते हैं, क्या क्या हिस्टोरिकली उनकी औसतन प्रोडक्शन कितनी है, और लास्टली उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स, तो उनकी आय कितनी है, उनके लोन कितना लिया है, ये सब। अब ये हुआ एग्री स्टैक है क्या। जी। अब एग्री स्टैक जो आप जिस MOU की बात कर रहे हैं, पिछले महीने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और माइक्रोसॉफ्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। उसमें सरकार माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जैसे आपने कहा, 6 राज्यों में 100 गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। उस पायलट प्रोजेक्ट में वो यही कहते हैं कि हम कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे और किसानों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो, और उन्होंने नाम नहीं लिए, जी। चेन मैनेजमेंट या फार्मिंग टेक्निक्स या क्रेडिट प्रोविजन, ये सब एग्री स्टैक की तरह तो हम मान सकते हैं एग्री स्टैक ही है। और इसमें क्या होगा, MOU में अगर आप पढ़ेंगे, जो हमने ऑनलाइन डाला है और लोगों ने ऑनलाइन डाला है, किसान डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को सरकार डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को किसानों का डेटा देगा। और MOU में ऐसे कोई मतलब प्रोटेक्शन भी नहीं है जिनसे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट किसी के साथ वो डेटा शेयर नहीं कर सकता हो, कि अगर किसी और को प्रोजेक्ट पे लाना चाहे तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये मतलब एक निजी कंपनी को खुलेआम डेटा देना हो गया जी। सरकार की जी। तरफ से। अजय और तो जी। और एक SOP दी गई है।
हाँ जी। जी, मैं इस पॉइंट पर एक बार अजय जी से पहले एक प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ कि अजय जी, आप इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से देखते हैं? क्या वाक़ई किसानों को वो सॉल्यूशंस मिल पाएँगे? ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, डिजिटलाइज़ेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड और जो ये पर्सनल प्रोफाइल, डेटा, यील्ड, ये कहकर कि वेदर फोरकास्टिंग, सप्लाई चेन्स ये सब बेहतर हो पाएँगी, क्या आपको लगता है सही मायनों में ये सॉल्यूशंस मिल पाएँगे? तो मैं समझता हूँ कि जहां तक किसानों की बात है, किसान को और सरकार को दोनों को डेटा और डेटा एनालिटिक्स से फायदा हो सकता है। मैं डेटा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कोई किसान भी डेटा के खिलाफ नहीं होएगा, और डेटा को एनालाइज किया जाए तो डेफिनेटली पॉलिसी में, गवर्नमेंट पॉलिसी में, डिसीजन मेकिंग में और फार्मर्स की खेती में उनको उसका बेनिफिट मिल सकता है। इफ दैट इज द क्वेश्चन, वेदर डेटा से फार्मर्स को बहुत फायदा हो रहा है। अलग अलग जिलों में पूरे देश में लोग वेदर डेटा देखते हैं और अपनी क्रॉप प्लानिंग भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। देश भी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए उसी हिसाब से उस पर प्लानिंग कर सकता है। अब जो सवाल रोहित जी जैसे कह रहे थे, सवाल है कि ये डेटा मैं एज अ फार्मर मैं पूछता हूँ कि डेटा सरकार क्यों नहीं करती? सरकार को निजी कंपनी के पास जाने की कोई मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। सरकार के पास खुद इतना बड़ा दायरा है, इतना बड़ा रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, स्टाफ की, और कोई इश्यूज नहीं है, ये कर सकते हैं। और बार बार ये सवाल, ये माइक्रोसॉफ्ट के एमओयू पे बार बार सवाल ये आ रहा है, ये मैंने पहले भी उठाया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक फॉरेन कंपनी से क्यों एक एग्रीमेंट किया गया, माइक्रोसॉफ्ट से क्यों एग्रीमेंट किया गया, और कि बिल गेट्स के संस्था से क्यों एग्रीमेंट किया गया। मैं इसके मैं खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो सकती है, रिलायंस जियो हो सकता है, अलीबाबा हो सकती है, और टाटा हो सकती है, कोई भी फार्मर का निजी डेटा है, मेरी जमीन का डेटा है, मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार को प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर करना चाहिए, और मैं नहीं समझता हूँ कि प्राइवेट कंपनी के साथ उसको एक्सेस देना चाहिए उस डेटा का विदाउट परमिशन फ्रॉम इंडिविजुअल फार्मर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, बहुत बार ये देखा गया है कि अपने कहते हैं कि ये इंडियन कंपनी, जैसे पेटीएम है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले पढ़ा कि पेटीएम क्या कहते हैं, निजीकरण की तरफ, मेरा मतलब कि अपने शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर रहा है, और वो पब्लिक ऑफरिंग लाने वाला है लाखों करोड़ की। तो अगर वो ऐसा कोई लाता है तो आप उसकी जब देखते हो तो उसमें आई थिंक सो लार्जेस्ट शेयर होल्डर तो उसमें अलीबाबा या अलीबाबा की कंपनी है, इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी। तो ये बहुत बड़ा फैलेसी है कि नेशनलिज्म के चक्कर में ये इंडियन कंपनी है वर्सेस फॉरेन कंपनी है। ये इंडियन कंपनीज जो होती हैं, ये इस चीज को उठावा करती हैं कि उनको पब्लिक से थोड़ी सिंपैथी मिल जाए, और ये मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी है। सो वी शुड नॉट fall into this trap of Indian company versus foreign company. They are all the same. आप आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि अब पतंजलि भी इस चक्कर में पड़ने वाला है। अब वो चाहे चाहे क्रोनी कैपिटलिस्ट रामदेव हो, या मैं समझता हूँ कि अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, आई थिंक दे ऑल इन द सेम बोट। दे आर देयर टू मेक मनी। वी शुड अंडरस्टैंड दे आर देयर टू मेक मनी, और हमें देखना है कि सरकार को देखना है कि इसमें किसानों को, सरकार को कैसे पाए। जी, रोहिन, आप ये बताएं, जो जैसे अजय वीर जाकर जी ने सामने रखा कि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और दूसरी कंपनियां भी इस तरह के एमओयू साइन हो रहे हैं, तो जब इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने जब एग्री स्टैक को लेकर ये अपनी ऑब्जर्वेशंस देखी, तो कब उन्हें लगा कि कुछ वरिंग ट्रेंड्स हैं या किन किन बातों की तरफ आगाह किया जाना चाहिए, और सरकार को भी अपने कदम जो हैं फूक फूक कर रखने चाहिए। ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि देश में कृषि आंदोलन चल रहा है, और वहाँ भी एक बार मुद्दा उठ रहा है कि किसानों से कंसल्टेशन नहीं हुई, रायशुमारी नहीं की गई। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये वरिंग ट्रेंड्स कब आपको दिखे, और इसमें जो कंसल्टेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है? तो अनिका जी, हम अभी क्रोनोलॉजी समझेंगे। हमने पिछले साल के अंत में हमें एग्री स्टैक के बारे में पता चला, कुछ न्यूज़ मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि अच्छा एग्री स्टैक के बारे में कुछ चर्चा हो रही है मिनिस्ट्री में। तो तब हमने थोड़ा और झांका, देखा कि जैसे जो कमेटी थी किसानों की आय दुगनी करने पे, उसमें आई थिंक वॉल्यूम 12 में एक चैप्टर 7 और 8 थे, जिसमें था कि अच्छा ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने में प्रयोग करना चाहती है सरकार। फिर नीति आयोग का एक एआई और नेट पे नेशनल स्ट्रेटजी पे पेपर आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में एआई का वो भारी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तो और जो अभी पिछले साल जो कृषि कानून आए थे, उनमें एक एक्ट था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट।
उसमें सेक्शन 4(2) कहता है कि सेंटर एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म दे देती है ट्रेडर्स के लिए, जिससे खरीदो फरोख्त हो सकती है फसल की। सेक्शन 5 कहता है कि सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कर सकती है जिससे निजी लोग फसल खरीद सकते हैं। सेक्शन 7 कहता है कि सरकार एक प्राइस फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक प्राइस फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर सकता है। और सेक्शन 17(2)(a) कहता है कि सरकार इन सब के प्रति रूल और वो सब बना सकती है। तो ये सब थोड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनसे पता चला कि ठीक है, सरकार अब इसके बारे में सोचना ही नहीं, अब थोड़ा काम करना शुरू कर दिया है। फिर मार्च के बीच में मुझे लगता है 9 मार्च के करीब लोकसभा में एक सवाल उठा था जिसके प्रति श्री नरेंद्र तोमर जी, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेंटर में, उनने कहा कि एग्री स्टैक के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक टास्क फोर्स बना दी है। वो उन्होंने काम करना शुरू कर लिया। जो ब्लूप्रिंट है एग्री स्टैक करने के लिए वो भी फाइनलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब हम अब जल्द ही इस साल हमको वो प्लान मिल जाएगा और सरकार पूरी तरह बता देगी कि करना वो उनको करना क्या चाहते हैं। फिर जैसे हुआ पिछले महीने वो MOU साइन हुआ माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और मैं कल रात ही आज पढ़ा था मैसेज, कल रात 9 बजे ये प्रेस रिलीज हुआ है कि सरकार ने कल 4 और MOU साइन किए। एक जैसे अजय जी ने कहा, पतंजलि के साथ, एक Amazon वेब सर्विसेज के साथ, एक ESRI इंडिया के साथ और एक एग्री बाजार इंडिया के साथ। तो ये सब एक किसान डेटाबेस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए उन्होंने शुरू किया है। और एक नेशनल एग्रीकल्चर जियो हब होगा जो ये सब और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि अभी तक एक थोड़ी सी भी कंसल्टेशन नहीं हुई है। पिछले साल से सरकार और देश के किसानों में और काफी मुठभेड़ हो गई है, तो ट्रस्ट दोनों लेवल पे बहुत कम है। और आपका इन कृषि रिफॉर्म पे जो भी व्हाटएवर यू थिंक ऑफ देम, ये एक अच्छा एग्रीस्टैक का अच्छा मौका था जिससे सरकार अपना किसानों के साथ रिलेशनशिप रीबिल्ड कर सकती है, दोनों साइड से ट्रस्ट हो। अगर वो कंसल्टेशन करे तो वो मिसिंग है। ब्लूप्रिंट फाइनलाइज होने वाले हैं पर एक किसान की आवाज नहीं सुनी गई। तो ये तो काफी कंसर्निंग बात है। और ये एक चीज है जो अगर सरकार हल कर ले तो ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि सरकार किसान फिर उनकी बात ज्यादा सुनेंगे। थोड़ा बिल्कुल। हमारे साथ किसानों के प्रतिनिधि हैं अजय वीर जाकर जी। इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो एक तरह से आपको नहीं लगता ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए भले ही इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें किसानों को अगर एक तरफ ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है और किसानों से कंसल्टेशन भी नहीं की गई, कहा गया है कि बाद में इसको देख लिया जाएगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और किसानों के लिए ख़ास तौर से ये नाजुक वक्त है जब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑल टाइम लो है, किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या सुझाव है आपका? तो पहली बात है कि जैसे रोहन जी ने कहा कि ट्रस्ट का डेफिसिट हो जाता है क्योंकि वो ट्रस्ट फार्मर्स से उन्होंने कंसल्टेशन नहीं किया। मेरा तो मानना है कि सरकार कभी भी फार्मर से कंसल्टेशन नहीं करती है। दुगनी आमदन बनाने की रिपोर्ट बनाई, 3 कानून बनाए, बीच में कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई, कोई भी पॉलिसी बनाते हो सरकार से तो सरकार किसानों से तो मशवरा करती नहीं है। तो ये तो सरकार की पुरानी आदत है। मतलब ये इन 7 सालों की नहीं बात कर रहा हूँ, इन 7 सालों में स्थिति और बदतर हुई है, पर पहले भी कोई कंसल्टेशन नहीं होती थी। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो सरकार जो नीतियां बनाती हैं, जो उनकी सोच रहता है सरकार का कि इन नीतियों का ये असर होगा, वो असर कभी मिलता नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कंसल्टिंग स्टेक होल्डर्स। उनको किसानों से और स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। और मैं तो इतना भी कहना चाहूंगा कि ये जो कंपनी, समझो कि पतंजलि कुछ करने वाली है या माइक्रोसॉफ्ट कुछ करने वाला है, कोई किसान संस्था को दोगे ये भी वो कर लेगा, क्योंकि किसान सोचती है कि हमसे पैसे, सरकार कहती है कि हमसे पैसे नहीं ले रहे, पर ये हमें ये टेक्नोलॉजी और ये माल सब इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करके देंगे। वो ये नहीं समझती कि जो डेटा वो इकट्ठा करेंगे उसको वो मोनेटाइज कर लेंगे। एंड आई थिंक रोहन जी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन। बट तो अगर वो डेटा ही मोनेटाइज करके किसी की पेमेंट करनी है, वो तो फिर सरकार खुद ही कर लेनी चाहिए सरकार। सो जस्ट टू कट शॉर्ट, तो वन इज दैट सरकार की पुरानी आदत है हर सरकार की कि फार्मर से कंसल्टेशन नहीं किया जाए, क्योंकि सरकार में जो बैठे हैं लोग वो सोचते हैं कि हमें मालूम है देश कैसे चलाना है, हमें मालूम है क्या नीति बनानी है, तो देश की कैसे तरक्की करनी है। एक मिनट आप देखिए, जब मैं छोटा स्कूल में था तब भी ये गीत गाया करते थे, आप
हम होंगे कामयाब, आज भी गा रहे हैं हम होंगे कामयाब, कब तक कामयाब होते रहेंगे, 100 साल तो होने वाले हैं मेरे को बिल्कुल पता। बिल्कुल। तो तो डेटा जो इसीलिए है ये एक क्योंकि ये नया हमको समझ में आ रहा हथियार है है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। डेटा इज द न्यू गन जिसे कह रहे हैं। रोहिन, जैसे डेटा से अजय वीर जी ने बोला कि आप बेहतर स्थिति में इसको समझा पाएंगे, इसको ज़रा समझाएं कि डेटा से किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, अगर चाहें तो प्रिवेसी कैसे इन्वेड हो सकती है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि डेटा जो कंसेंट बात है, जो किसानों से आप पूछेंगे कि अच्छा आप डेटा शेयर करना चाहते हैं, ये किस हद तक इम्प्लीमेंट होगा ये पता नहीं। क्योंकि अगर आप कोई सरकार की स्कीम आएगी, अच्छा आपको अगर ये पेस्टिसाइड चाहिए, ये सब्सिडी चाहिए, आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाइए, तो किसान, कोई भी किसान कहेगा नहीं भाई आप मुझे पेस्टिसाइड सब्सिडाइज कर दीजिए, मैं जो आप जहाँ साइन करना जिसमें एनरोल करना कर लूंगा, क्योंकि ये मतलब पैसों का मामला है। तो उनकी कंसेंट कितनी होगी, वो अपने खुद की मर्जी से डेटा कितना शेयर करेंगे ये पता नहीं। अब इस डेटा का क्या हो सकता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में ये सब ट्राई हुआ है। मैं ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा मैं पढ़ा तो मैं उधर बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में एक रिपोर्ट हुई थी कि किसान की ने इतना डेटा शेयर कर दिया कि जो बैंक थे और जो इंश्योरेंस कंपनी थे जो इन डेटा को प्रोसेस लोन दे रहे थे, वो किसानों के जमीन के बारे में ज्यादा जानने लग गए, किसानों से भी ज्यादा। तो मतलब किसान को पता भी नहीं है कि वो कितना डेटा दे रहे हैं। वहां पे एक सर्वे भी किया गया था सरकार ने, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, और कहा 7% किसानों ने कहा कि वो ये सब टेक्नोलॉजी ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो उनको एक्सप्लॉइट करता है। तो एक जहां ये ठीक से मतलब इम्प्लीमेंट हो गया, वहां के किसान भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, नहीं तो हम इस टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट नहीं करते। तो आप इंडिया दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। बीच में कुछ तकनीकी खामी की वजह से हमें वो चर्चा बीच में रोकनी पड़ी और अब एक बार हम फिर से इस चर्चा को चालू कर रहे हैं। हमारे साथ रोहिन गर्ग हैं जो कि पॉलिसी काउंसिल हैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के। अजय वीर ठाकर जी को कहीं जाना पड़ा तो उनकी तरफ से माफ़ी। तो हम रोहिन से ये पूछ रहे थे कि जो ये डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, जो एग्री स्टैक है, ये किस तरह से प्रिवेसी, जो किसानों की जो प्रिवेसी है उसको इन्वेड करता है, किस तरह से वो भेदता है उनकी प्रिवेसी को। तो रोहिन जी, बात रखें अपनी। तो मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा ये। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, कंसेंट, फार्मर्स की जो कंसेंट है वो नहीं ली जा रही, तो इसका फिर क्या होगा। मेन मामला मेरे लिए ये है कि जो जिसे फिनटेक कहते हैं, अब जो फिनटेक और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऑलरेडी बहुत फैले हुए हैं और ऑलरेडी काफी इनके हानिकारक इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा। पिछले साल असम के असेंबली में असम के करंट चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बयान दिया था जिनमें उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस का समाज पे काफी हानिकारक प्रभाव हुआ है और कुछ केसेस में महिलाओं को अपनी, उनके शब्दों में, चैस्टिटी देनी पड़ी है क्योंकि वो डेट अपना कर्जा चुका नहीं पाए। तो ये जो कंपनियां हैं ये देख पाएंगी कि अच्छा किस किसान को कितना कितना कर्जा आउटस्टैंडिंग है, कितना पैसे, कितनी जरूरत है, और उस पर फिर वो अपना रेट एडजस्ट कर लेंगे, रेट बढ़ा देंगे और किसान को और कर्जे में डाल देंगे। और तो और इसके थ्रू, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स का अभी मतलब वो ठीक से भारत में डिजिटलाइज ठीक से हुई नहीं है, इनकम्प्लीट है। केंद्रीय लैंड रिकॉर्ड और राज्य लैंड रिकॉर्ड पे काफी फर्क है। तो इस बीच में लैंड ग्रैब, जहाँ पे कोई आके मतलब जमीन को पकड़, मतलब किसी और की जमीन ले लेगा, वो काफी हो सकता है। और तो और जिसे एल्गोरिथमिक गवर्नेंस कहते हैं, क्या होगा, कोई एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि अच्छा ठीक है, इस किसान को इतनी सीड्स मिलेगी, इतना पेस्टिसाइड मिलेगा इस दाम पे और इतने भाग में। तो अगर ये एल्गोरिथम कुछ गलत कर दे तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये सरकार जिम्मेदार है, जिसने एल्गोरिथम बनाया है वो जिम्मेदार है, जिस कंपनी का प्रयोग है वो, जिस कंपनी के थ्रू एल्गोरिथम चल रहा है वो जिम्मेदार है। तो ये सब पहले क्लियर अप करना पड़ेगा। अब इंडिया के पास अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हुआ है, तो कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो कोई ऐसे जो इस डेटा का जो प्रोसेसिंग है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस है वो कोई अभी है नहीं। और तो और ये आधार के थ्रू लिंक होगा, तो हमको आधार के जो जैसे पीडीएस पे या राशन पे और बेनिफिट्स पे हमने ऑलरेडी देखा है कि मतलब कितने लोग जी नहीं ले पाते आधार। झारखंड में पिछले साल आई थिंक 2019-20 में लोग मरे भी थे शायद, क्योंकि वो पीडीएस के लिए आधार जोड़ नहीं पाए। तो
इस समय एक और आधार बेस्ड डेटा, एक आधार बेस्ड डेटाबेस को लाने में मतलब मुझे समझ नहीं आता पॉइंट क्या है। जी ऑलरेडी मतलब आई थिंक 52% एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स इंडेटेड है, 2019 का नाबार्ड डेटा की है ये। अपनी रिपोर्ट है जी। जी हाँ जी, और एज ऑफ 2019 3,64,692 फार्मर्स ने आत्महत्या कर दी। शहादत दी है, जी चलिए जी ऐसे कह देते हैं। जी तो ये सब एक बहुत एक सामाजिक प्रॉब्लम है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी डाल के आप सॉल्व नहीं कर सकते। भारत में ऑलरेडी देखा है कि 80 के दशक से 90 के दशक से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने रूल्स को चेंज किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक्स कम हो, जो कम रेट पे लोन दे सकते हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है केंद्रीय सरकार की, वो जो बड़े एग्री बिजनेस हैं जो दिल्ली में बैठ के रहते हैं और दिल्ली में बैठ के अपना व्यापार करते हैं, वो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ले रहे हैं, जबकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसानों के लिए ताकि उनको कम रेट पे लोन मिले ताकि वो बढ़ पाए। तो ये सब एक जिसे टेक सोल्यूशनिज्म कहते हैं, ये वो है, और इसका हमें मतलब इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। हाल ही में अगर हम क्रोनोलॉजी की जैसे आपने बात करी, 13 अप्रैल 2021 को माइक्रोसॉफ्ट का जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये एमओयू हुआ, और उससे पहले लोकसभा में 9 मार्च को कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि पूरा ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट तैयार है। तो मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के बाद हाल ही में 5 मई को कुछ 50 ऑर्गेनाइजेशंस ने चिट्ठी लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न मंत्रालयों को जिनका खेती से वास्ता है, सेक्रेटरी लेवल के सबको उन्होंने उसमें संबोधित किया है और अपनी चिंता व्यक्त की है। और इस पर थोड़ा बताएं कि किस तरह से उस लेटर को ड्राफ्ट किया गया, क्या वो चिंताएं उसमें मेंशन्ड हैं और उसका किसी तरह का कोई जवाब? तो उस लेटर में जैसे 55 ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने भी उसके ड्राफ्टिंग में हम इन्वॉल्व थे, और उसमें यही जो मैं जो भी ये चिंताजनक बातें उस लेटर में ये सब है। तो जैसे हमने उधर भी कहा है कि जैसे अभी एक नया आइडिया है, डेटा इज द न्यू ऑयल, या डेटा को मतलब सब चीज को डेटा से जोड़ने का जो ये प्रयोग है, और खुद ये वैसे इतना खराब आइडिया नहीं है, पर ये जब कुछ जिस तरह वो प्रयोग किया जाता है उससे पता चलता है कि ये बेनिफिट्स होंगे इससे या इसके नेगेटिव्स होंगे। तो अब जैसे हमने पॉइंट आउट किया उधर भी कि एक तो बहुत बड़ा नेगेटिव हुआ कि जैसे मैंने कहा जो ये फिनटेक कंपनीज है रेट बढ़ा चढ़ा कर लोन देंगे, जो 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 किसानों से फसल खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा डेटा हो जाएगा किसानों से। जैसे मैंने आपको कहा जो ऑस्ट्रेलिया में बैंकों और इन सब कंपनियों के पास किसानों से ज्यादा डेटा था, तो जो फसल खरीदते हैं उनके पास ज्यादा डेटा होगा, तो वो किसानों को और एक्सप्लॉइट कर पाएंगे कम दाम देके। तो उल्टा ये बताएं कि ये डेटा किसानों के पास क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? अगर किसानों को उपलब्ध करा दिया जाए, जैसे कि अजय वीर जाखड़ जी ने भी सुझाया था, तो शायद स्थिति अलग हो। बिल्कुल सही अनिका जी, यही तो बात, यही जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी से हमें डरना नहीं चाहिए। अजय वीर जी भी यही कहते हैं, टेक्नोलॉजी तो एक्चुअली डिजिटल टेक्नोलॉजी ने मतलब हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, और जैसे मैंने कहा किसान लोग भी इसलिए नहीं डरते, वो डरते हैं इसका प्रयोग कैसे होगा। अगर सरकार चाहे तो उन्हें कोई नहीं हो सकती अगर वो किसानों को ये डेटा दे दे, जो भारत में जो लैंड रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको कर ले, और फिर इस एग्रीस्टैक के थ्रू उसको सॉलिडिफाई कर दे, तो किसानों को और जगहों के बाद दाम कितने मिले उसको डायरेक्ट उनके फोन में डेटा दे दे। ऐसी तो मतलब हजार चीजें जो हो सकती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, पर अगर वो सरकार चाहे तो। अगर सरकार नहीं चाहती है, सरकार की एक मानसिकता, एक आइडियोलॉजी है कि वो चाहती है कि निजी कंपनियां आए डेटा का इस्तेमाल करें, उनको लगता है इससे किसानों का लाभ होगा, तो वो एक आइडियोलॉजी से आ रहे हैं, और वो उस आइडियोलॉजी के अंदर वो कहते हैं कि नहीं हमें डेटा को निजी कंपनी यही सोच है कि कॉर्पोरेट्स अगर पूंजी लगाएंगे तो खेती में विकास होगा। इस जो ये सोच है और ये मानसिकता है, तो जब कॉर्पोरेट्स और निजी निवेश, निजी पूंजी जब आएगी तो तमाम तरह की अपार संभावनाएं होंगी और खेती विकसित होगी। इसमें किस तरह की चिंताएं हैं? तो मुझे लगता है ये कहां से आती है। देखिए ये चीज कोई इसे ना नहीं कह पाएगा कि जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे यहाँ बहुत स्मॉल फार्मर्स है, बहुत मार्जिनल फार्मर्स है, और बहुत लैंडलेस लेबरर्स भी।
जिनके पास कोई जमीन नहीं है। पर ये कोई और हम उनको हमें ऐसे धकेलना नहीं चाहिए, निजी पूंजी आएगी, आपने कहा उनको उनकी जमीन से उनको धकेल देंगे और फिर वो पता नहीं कहीं और एट बेस्ट दिहाड़ी मजदूर बनेंगे। तो ये खराब स्थिति है। पर हमें इस बात से नहीं हटना चाहिए कि देखिए छोटे किसानों को आय कमाना बहुत मुश्किल है, मतलब मुनाफा कमाना, क्योंकि सरकार खुद का डेटा है कि उनको एमएसपी भी मिले तो वो उनको मुनाफा नहीं मिलेगा। 86% ऑफ आवर फार्मर्स आर लाइक दैट। तो सरकार को ये करना चाहिए था कि जैसे जिसे कलेक्टिव्स कहते हैं, या इनफैक्ट जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि कलेक्टिवाइज लैंड को कलेक्टिवाइज करना चाहिए अंडर द स्टेट, ताकि एक तो सबको लैंड मिले और स्टेट उनकी इंटरेस्ट सेफ गार्ड करे, सबको एक डिवेंचर के थ्रू वो लैंड एंटाइटलमेंट वो सब ठीक है, वो बात में, बट बेसिकली वो भी चाहते थे कि जो कलेक्टिव फार्मिंग है उसको चैनलाइज किया जाए, ताकि किसान भी मतलब एक्सप्लॉइट ना हो, देश की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, और कोई मतलब जो लैंडलेस लेबर्स उनको भी मतलब कुछ लाभ मिले। क्योंकि इंडिया में स्पेशली पॉलिसी में एक रिवाज ही कह लो कि किसान को जमीन से जोड़ दिया गया, जबकि भारत में बहुत सारे किसान बेजमीन है। जी। तो एक ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, ब्रॉडर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू इसको एड्रेस करना चाहिए, जो आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, और वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं देख सकते। जी, बहुत यहाँ बहुत पे वो सोच रहे शुक्रिया हैं सिंपली रोहिन। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके वो बिल्कुल, तो जैसे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। डिजिटलीकरण जो है वो एक सल्यूशन है, बेशक ये एक सल्यूशन है आगे बढ़ने का, लेकिन इसमें जो कहते हैं जैसे खेती की अगर बात हो रही है, तो जो खेती के जो मेन हीरो है किसान भाई, किसान बहनें, उनका विकास भी पूरी तरह से उस नई योजना में निहित हो, और जो ये नई जो इबारत लिखी जा रही है विकास की, उसमें कहीं ना कहीं वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग ना कर दिए जाएं, वो भी उसका पूरी तरह से हिस्सा हो। तो कुल मिला के यही कि तकनीक और डिजिटलीकरण से भागना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन साथ में नीति और नियत हो, ताकि जो इसका एंड यूज़र है फार्मर, उसको उसका लाभ ज़रूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन सुझावों को, इन सब पॉलिसीज़ को, एग्री स्टैक क्या है उसको सामने रखने के लिए। धन्यवाद।